नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में, इस नए सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पहले तो सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। और जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी किए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद उन लोगों के साथ बनाए रखें। उन लोगों के उद्देश्य को हासिल करने में उन लोगों की सहायता करें। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के बेसिस से, कॉन्सेप्ट बेसिस से और इवन मेंस के बेसिस से भी आप सभी लोगों के पास कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो उनको हम जानेंगे। आज हमारे पास डेट है 18 फेब 2023 और 18 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए उन सबको आप लोगों के लिए इस सेशन में समराइज किया है हम लोगों ने। तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमेशा हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज भी वैसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, इस मोटिवेशनल कोट को ध्यान से सुने और समझे जरूर, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए। हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। कभी कभी कुछ लोग जैसे अपने आप को किसी सिचुएशन में बाउंडेड फील करते हैं। उनको लगता है कि हम बंधे हुए हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये कोट है, हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस। अगर बाय द वे सडनली उनको ऐसा एटमोस्फियर मिल जाए जो उनको चाहिए था, तो उनको काफी कुछ अच्छा अच्छा लगता है और अपनी लाइफ बहुत बुरी सी लगती है। आपने ये सब चीज फील किया होगा कि बाउंडेशन से थोड़ा बाहर निकलने के बाद आपको बाउंडेशन जेल सी लगने लगती है। लेकिन आप लोग उस बाउंडेशन से परमानेंटली बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर आप इस बाउंडेशन से परेशान होते रहे तो आप सोल्यूशन तो निकाल ही नहीं सकते। तो आप लोगों को बाय चॉइस यहाँ खुश रहना है, ताकि आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके इसको स्किप करने का। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट है। हर किसी को अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, करना ही करना है, जिससे कि आप लोग क्या, आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत थोड़ा कम पड़े। ठीक है। तो बहुत जल्दी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा कहता हूं मैं आप लोगों को कि जैसे आपको जीएस से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, जो हीट टॉपिक मैं ले रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है आप सभी लोग मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है। और ये जो सेशन होता है इसकी पीडीएफ में अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे क्या कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है डाउनलोड करने के लिए इस पीडीएफ को। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में चल रहा है। और अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको फिल्टर कैसे किया जाता है, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। न्यूज बड़ी इजी लग रही है हमको। शिवसेना, सुना होगा आपने, महाराष्ट्र में पार्टी है एक शिवसेना। तो उसके फ्रैक्शन हो गए, टुकड़े अलग अलग, उसमें भी अलग अलग आइडियोलॉजी होगी जिसकी वजह से अलग अलग टुकड़े हो गए। एक है एक नाथ शिंदे जी की वाला फ्रैक्शन, दूसरा है उद्धव ठाकरे जी का फ्रैक्शन। ठीक है। तो सर इसमें न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। और यहाँ पे से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अब हमारे पास एक पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी है शिवसेना। तो ये दो जो टुकड़े हो गए हैं, इसमें से ये ओरिजिनल नाम शिवसेना किसके पास जाएगा? और जो हमारे पास पार्टी का सिंबल है तीर धनुष, वो किसके पास जाएगा? वो किसके पास जाएगा? बन रहा है दिमाग में कुछ क्वेश्चन? ठीक। अभी तक जो सिचुएशन है, शिवसेना के दो टुकड़े हुए। ठीक। एक तो एक नाथ शिंदे जी वाले हैं, दूसरे हैं उद्धव जी। इनमें से ओरिजिनल शिवसेना पार्टी का नाम किसके पास रहेगा? ओरिजिनल जो चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह है, सिंबल है, वो किसके पास रहेगा? ये आप लोगों के पास क्वेश्चन बना। अब आंसर देखते हैं कि ये सब चीज करता कौन है। अगर बाय द वे किसी पार्टी में अलग अलग फ्रैक्शन बन जाए, तो ये जो सिंबल्स हैं या फिर पार्टी का ओरिजिनल नाम है, ये किसके पास अथॉरिटी है कि डिवाइड करें? ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के पास थोड़ा दिमाग में कुछ चीज आती होगी कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ होते हैं, दल बदल कानून होते हैं, उस पर डिसीजन कौन लेता है? स्पीकर जी। ठीक है। अगर बाय द वे वो है रिप्रेजेंटेशन एक्ट है हमारे पास, पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट है,
सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो उस पर डिसीजन कौन लेते हैं? उस पर डिसीजन लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी अकेले नहीं। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली, उसके साथ डिस्कस करके क्या करते हैं, इस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज ध्यान में रखिएगा, कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। और अब बात आती है हमारे पास, अगर जो ये सिंबल वाला सीन है कि अगर दो टुकड़े हो गए, फ्रैक्शन हो गए, उसमें सिंबल पे डिसीजन कौन लेता है, पार्टी के ओरिजिनल नाम पे डिसीजन कौन लेता है? तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या करें, इस बात पे डिसीजन लें। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने कोट किया कि जैसे कोई एमपी है, अगर उसके इलेक्शन में हमें लगा धांधली है, ठीक, हमें लग रहा है कि धांधली होती है, तो हमने इस एमपी के इलेक्शन पे इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी है कि सर ये गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है, अच्छे तरीके से नहीं हुआ, फेयर नहीं हुआ। तो हम कहाँ करेंगे? ये करेंगे हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे, ठीक है, नहीं जा सकते। हम पहले हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन क्या करेंगे, फाइल करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीछे हम प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत पूछे हुए हैं। इवन सीएससी में भी पूछे हुए हैं, इवन एनडीए में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे हार्ड पूछ लिए जाते हैं, और सीडीएस का लेवल भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ मामला आता है कि आपको लगता है एमपी का इलेक्शन फेयरली नहीं हुआ है, तो आप किस कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, आप ओके, ठीक, तो ये बात है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आई कि जो ये सिंबल मिला वो एक नाथ शिंदे जी को मिला, और जो ये साथ साथ पार्टी का ओरिजिनल नाम है वो भी एक नाथ शिंदे जी को मिल गया। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ग्राउंड बताया कि क्यों दिया, रीजन तो बताया होगा कुछ। ये रीजन बोला इन्होंने कि हमने एक नॉर्मल जनरलाइज की चीज कि किसके पास ज्यादा क्या है, मेजोरिटी है, बहुमत किसके पास ज्यादा है। तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि क्या, ये जो ओरिजिनल नाम है और ओरिजिनल सिंबल है, ये एक नाथ शिंदे जी वाले फ्रैक्शन को क्या किया, दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपने समझ लिया कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कैसे इसको फिल्टर करना है, कैसे आपको क्या समझ होनी चाहिए कि कौन सी न्यूज। आपको ये थोड़ा ना एग्जाम में पूछेगा कि दो टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हुए, एक कौन है दूसरा कौन है, ऐसा नहीं पूछेगा आप लोगों को। आप लोगों को यही चीज पूछी जाएगी कि इस पे डिसीजन लेने के राइट्स किसके हैं, कौन से ग्राउंड्स पे डिसीजन लिया जा सकता है, ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पार्टीज होती है, उनके पास अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ठीक, तो दो टाइप के सिंबल होते हैं, एक परमानेंट सिंबल होते हैं, एक फ्री सिंबल होते हैं। अब जैसे हमने नेशनल पार्टीज है, हमारे पास बड़ी पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, कमल, हाथ, इन लोगों के पास अपने सिंबल्स है, ये फिक्स है। इनको कल के दिन कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते कि हमको भी हाथ चाहिए, हमको भी कमल चाहिए। ठीक, ये फिक्स सिंबल्स हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं। अगर आप देखोगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन में कभी कोई निर्विरोध नहीं, कोई अगर बिना पार्टी के लड़ रहा है, बिना पार्टी के कोई इलेक्शन लड़ रहा है अपने आप, तो वो अपनी मर्जी से कोई सिंबल की क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी होता है। आप देखेंगे कि वही सिंबल यहाँ भी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट, एक लोकल बॉडी में चुना जाएगा, वही सिंबल दूसरी लोकल बॉडी में भी लिया जाएगा, अलग अलग कैंडिडेट। तो ये सब कुछ हो सकता है। ठीक, इनको कहते हैं फ्री सिंबल। लेकिन ये ध्यान में रखने वाले होते हैं कि फिक्स सिंबल्स होते हैं। जैसे कि कुछ बड़ी पार्टीज हैं, वो उन्होंने अपने सिंबल्स क्या किए हुए, फिक्स किए हुए हैं। उससे बाहर कोई उन सिंबल्स, अगर आपको वो सिंबल्स लेने हैं, उस सिंबल्स पे चुनाव लड़ना है, तो आपको उन पार्टीज का मेंबर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अदरवाइज आप नहीं ले सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है इस टॉपिक से। आज का टॉपिक यही था। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बहुत, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। काफी न्यूज में बना हुआ है। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, 2232 करोड़ का जो फाइन है वो दिल्ली गवर्नमेंट पे लगा दिया। अब फाइन लगाया है तो कोई रीजन तो होगा, किस बेसिस पे लगा दिया जी? इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा कि भाई जी आप लोग ना वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से कर नहीं रहे हो, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है आपका। जहां देखो वहां आपके पास कूड़े के पहाड़ दिख रहे हैं। अब पहाड़ दिख रहे हैं तो अभी आप लोग जानते हैं कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, ये लोकल बॉडीज से रिलेटेड है।
एक चैलेंज है ये सबसे बड़ा एक तो चैलेंज है, क्योंकि काम होता है बहुत ज्यादा, अलग अलग लेयर्स में होता है। आपको पहले कूड़ा कलेक्ट करना है, उसके बाद कूड़ा जो रिसाइकिल कर सकते हैं उसको अलग करना है, जिसका कोई यूज नहीं है उसको अलग करना है। अब आपने रिसाइकिल वाले को आपने अलग कर दिया, उसको आपने आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस जो बच गया इसका क्या करना है वो भी सोचना है आप लोगों को। तो काफी लेयर बाय लेयर, काफी स्टेप बाय स्टेप ये काम चलता है। तो लोकल बॉडीज के पास है, एनजीटी ने फाइन लगाया दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है, नहीं हो पा रहा, बढ़िया नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट इशू है। जहां तक देखो हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, बहुत चीजें हम हाईलाइट करते हैं, और आप दिल्ली जो कि कैपिटल है, आप लोग ही वेस्ट मैनेजमेंट में ये ऐसा पुअर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा पुअर आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड रहेगा, तो कैसे हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों के सामने। तो इसीलिए अच्छा खासा बहुत तगड़ा फाइन लगा दिया। पहली बार लगाया नहीं, इससे पहले भी दिल्ली पे 900 करोड़ का फाइन लग चुका है सेम चीज पे। ठीक है, तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक्चुअली में ये चीज क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, अगर बाय द वे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, ठीक, तो आप सीधा चले जाएंगे मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास इतना टाइम है क्या कि ये हर दूसरे दिन एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो केस है उनको लेके बैठ जाए? है, इतना टाइम नहीं है। ठीक, जजेस हैं कम, केसेस हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से दिक्कत आई। तो इस वजह से क्या हुआ, 2010 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अकॉर्डिंग एक बॉडी बनाई गई। अब देखो यहाँ पे जहीं पे भी ये आ जाता है कि एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है, बॉडीज कितनी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है मेंशन। और इसी में स्टेचुटरी बॉडी आती है जो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हो। आपके पास कोई एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक बॉडी बना दी, उसको कहते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक, तो 2010 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुई है, ये बॉडी बनाई गई है। अब काम धंधे पे देखते हैं कि ये किस काम आपको, आप इसको दो एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, जो ये ट्रिब्यूनल है, ये जो हमारे पास सिविल प्रोसीजरल कोड है, ठीक है, प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग बाउंडेड नहीं होता है। ठीक, ये अभी आप देखते हैं कि आप कोर्ट में चले जाए, आपने एक इंसान क्या है, गिल्टी है, ठीक, गिल्टी है वो, लेकिन आपने फैक्ट ऐसे प्रेजेंट किए कोर्ट के सामने कि ये इंसान ऐसा लग रहा है कि इसने ये जुर्म नहीं किया। ठीक, तो हम बुक के अंदर बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि सारे सबूत ये कह रहे हैं कि ये गुनेगार नहीं है, तो हम लोग इसको नॉट गिल्टी बता देते हैं। ठीक, ये होता है। लेकिन जो ये ट्रिब्यूनल है ये ऐसे काम नहीं करता, ये नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। ठीक, इन ये अपने आप एनालिसिस करते हैं और नेचुरल जस्टिस पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, देन सिविल प्रोसीजरल कोड इस कोड के अकॉर्डिंग। ठीक, ना कि इस कोड पे। ठीक, दो चीजें हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिविल प्रोसीजरल कोड है और एक नेचुरल जस्टिस है। ठीक, आपको मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया। तो इस पे ये कंप्लीटली बाउंडेड नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा कि कंप्लीटली ना बोल दे, नहीं, इस पे ये प्रॉपर बाउंडेड नहीं है। अगर इसको लगता है कि नेचुरल जस्टिस से ज्यादा अच्छा न्याय हो सकता है तो ये नेचुरल जस्टिस के साथ जाती। ठीक है, अगर इसको लगता है कि नेचुरल जस्टिस से ज्यादा अच्छा न्याय हो रहा है तो ये नेचुरल जस्टिस को प्रेफर करती है। ठीक, तो आप लोग समझ गए, ये इस पे कंप्लीटली बाउंडेड नहीं होती है, किस पे, सिविल प्रोसीजर पे। ठीक, ये ध्यान में रखनी है ये बात। ठीक, और इससे थोड़ा और इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं हम। एनजीटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो भार है उसको थोड़ा हल्का करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक, तो इस पे ये बाउंडेशन हो जाती है कि आपको क्या करना है, 6 महीने में डिसीजन दे देना है। ठीक, आप लोगों के पास 6 महीने का टाइम है, आप कीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए, पूरा केस स्टडी कीजिए, और आपको 6 महीने में एनी हाउ क्या करना है, डिसीजन दे देना है। ठीक है, इसके इसमें कंपोजिशन क्या होती है, इसमें 40 मेंबर हो सकते हैं, 20 एक्सपर्ट होते हैं, 20 जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, चेयरमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के क्या हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत
अच्छे फैक्ट हैं, अच्छे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में हिट हो सकता है, स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम केसेस देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से केस आते हैं। ये एक नजर डालते हैं हम वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 1977 का एक्ट हमारे पास, सेस एक्ट, यही है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, द फॉरेस्ट एक्ट 1980 वाला, ये भी इसके अंदर आता है, इस पे भी ये जजमेंट दे सकती है। द एयर एक्ट, ये भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड है, 1981। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन सब पे क्या कर सकती है ये, जजमेंट सुना सकती है। ठीक है, लेकिन बाउंडेशन क्या है, 6 महीने में काम करना है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन समझ गया आप, कैसे कैसे करके बनाई जाती है, और कितने लोग होते हैं, कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया मन में, कोई भी क्वेश्चन रह गया, कुछ चीज समझ में नहीं आई, तो पहले आप वीडियो को दोबारा देखिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारे पास कुछ डाउट्स हैं, तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप सभी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ये। आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और ये जो सेशन की पीडीएफ है, इसको मैं जैसे ही मेरा सेशन पब्लिक होता है उसके थोड़ी देर बाद ही मैं क्या, इस ग्रुप पे, इस टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ।